हाय गाइस, कैसे हो आप सब। माय नेम इज़ गुंजन कुमार। और आज के वीडियो में मैं आपको झारखंड स्पेशल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये झारखंड स्पेशल का पेपर अभी हाल फिलहाल में ही जेपीएससी के द्वारा नए पेपर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि 200 नंबर का होता है। ये काफ़ी लेंदी पेपर है और इसमें फैक्ट बहुत ही ज़्यादा है, तो मैंने इसे थोड़ा सा इजी करने का कोशिश किया है। तो चलिए चलते हैं। तो ये रहा झारखंड का सिलेबस। आज के वीडियो में मैं आपको झारखंड का इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये आपका टोटल इसमें 8 क्वेश्चन आएंगे और ये 16 नंबर का होता है। मतलब आज पूरा मैं आपको झारखंड का इतिहास बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये पूरा आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको 16 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो झारखंड के इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था। यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में बसने वाली सबसे पुरानी जाति थी मुंडा जाति, और ये बेसिकली सोने की खोज में जो है बिरसा मुंडा अपने 21,000 अनुयायियों के साथ झारखंड आए। हालांकि यहाँ अभी भी सोने के कण पाए जाते हैं स्वर्ण रेखा नदी में, और इसी के नाम पे इसका नाम भी पड़ा है स्वर्ण रेखा। शुरुआत में यहाँ नागों की बहुलता थी, जिसके कारण इसे नाग दिसुन या नाग देश कहा गया। और यहाँ शुरुआत में जो है काफी घने जंगल थे। मुंडाओं ने जंगलों को साफ करके गांव बसाया, जिसका नाम खूट कट्टी था, और जमीन के मालिक को सूत कट्टीदार कहते हैं। मुंडाओं की अपनी शासन व्यवस्था थी। इनके ग्राम पंचायत को पहाड़ा पंचायत कहा जाता था। इसके प्रमुख को पंच कहा जाता था। ये गांव के बड़े बूढ़े अनुभवी लोग होते थे। ये पढ़ा पंचायत 5 से लेकर 21 गांवों तक को मिलाकर बनता था, या इससे अधिक भी हो सकते थे। इनके शासन व्यवस्था में कुछ पद भी होते थे, जैसे हाथू मुंडा। हाथू मीन्स गांव होता है, और ये जो हाथू मुंडा है ये गांव के प्रधान होते थे। और मुखिया का पद, एक्चुअली ये प्रत्येक हाथू पंचायत में एक मुखिया होते थे। नेक्स्ट एक पद है पाहन। बेसिकली यह पुजारी का पद होता था, और ये धार्मिक अनुष्ठान और शादी ब्याह के लिए जिम्मेवार होते थे। हाथू पंचायतों में भी इनकी बड़ी भूमिका होती थी। पढ़ा पंचायत, होतू पंचायत से बड़ा पढ़ा पंचायत होता था। नेक्स्ट है पढ़ा राजा। ये सर्वोच्च अधिकारी होते थे। इसे मानकी भी कहा जाता है। ये पद जो है गोत्र आधारित होता था। ये अपने आप में संसद होते थे, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का कार्य देखते थे। हालांकि मुंडा पढ़ा पंचायत में महिलाओं की भूमिका बिल्कुल नहीं थी, लेकिन कालांतर में जैसे शिक्षा का विकास हुआ और सब विकास हुआ, तो इसके फलस्वरूप धीरे धीरे इनकी भी भूमिका बढ़ने लगी। पढ़ा राजा के सहयोग के लिए कुछ पद होते थे, जैसे दरोगा, दीवान, कोतवाल, पांडे, लाल, कर्ता इत्यादि। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था। तो इसमें थोड़ा सा शुरू में स्टोरी है, तो मैं ये स्टोरी चलिए सुनाता हूँ आपको। एक थे सुतियांबे के महाराजा मदरा मुंडा। इनको जो है तालाब के किनारे एक बालक मिला। ये नाग के फन के नीचे लेटा हुआ था, तो इसी के आधार पे ये इनका नाम जो है मणि मुकुट रख दिए। और इनके पास एक अपना पहले से एक बड़ा बेटा था, जिनका नाम मणि मुकुट था। इन दोनों पुत्रों का इन्होंने पालन पोषण समान रूप से किया, और जब ये युवा हो गए तो इनके महाराजा पद के लिए पंचायत की देख रेख में एक परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें फनी मुकुट जो है ये विजयी हो गया और सुतियांबे का महाराजा बने। और जो मणि मुकुट था, जो उनके बड़े बेटे थे, वो दीवान का पद धारण किए। फनी मुकुट राय ने 83 ईस्वी में अपने जन्म की घटना के आधार पर नागवंश शासन की नींव डाली, और तब से नागवंशी शासन प्रमुख रूप से
सुतियांबे, चुटिया, नागपुर, खुखरा, डोएसा, पालकोट और रातूगढ़ से चलता रहा। नागवंश का इतिहास लगभग 2000 वर्ष का बताया जाता है। नागवंश के आरंभ से लेकर आज भी नागवंशी लोग मुंडाओं को अपना बड़ा भाई मानते आ रहे हैं। मदरा मुंडा की शासन व्यवस्था मदरा पांजी के नाम से जानी जाती है। इस व्यवस्था में पढ़ा पंचायत से ही कोई भी निर्णय लिए जाते हैं। नागवंशी महाराजाओं के सहयोग के लिए पढ़ा पंचायत सदैव तैयार रहती थी। पढ़ा राजा शान शौकत ऐशो आराम आदि से दूर रहते थे। वैसे भी नागवंशी राजा मिट्टी और खपड़े के घर में रहते थे। नवरत्नगढ़ के पहले गढ़ में इसका प्रमाण मिलता है। खेती की भूमि बनाने की छूट थी यहाँ पे, और एक जाति का कोई एक गोत्र जंगलों के बीच में खेत बनाता था और खेतों के बीच गांव बसाता था। गांव के मध्य अखरा बनाता था और गांव पूरा होने पर वह गांव बसाने वाला सबसे पहले अपने गांव में लोहरा को दोना और कोना देकर बसाता था। फिर कुम्हार, तूरी, बुनकर आदि को भी दोना और कोना देकर बुलाता और बसाता था। बाद में ये भी अपनी खेती लायक जमीन बना लेते थे। छोटा सा गांव इस तरह कई टोलों में मुंडा टोला, कुम्हार टोला, लोहरा, कोचा जैसे बनकर बड़ा गांव बन जाता था। जमीन पर किसी भी प्रकार का लगान नागवंशी शासक नहीं लेते थे। राजा प्रजा सभी नृत्य संगीत के काफी शौकीन थे और गांव के अखड़ा में सभी बिना किसी भेदभाव के एक साथ नाचते गाते बजाते थे। शासन काल में अभाव और गरीबी बिल्कुल नहीं थी। सहयोग की भावना मैदिती रूप से प्रबल थी। अभाव और किसी के अभाव होने पर पैसा बहुत मिल जाती थी, वह भी बिना सूद के। नागवंशी शासन व्यवस्था बिल्कुल सरल थी। इसमें धीरे धीरे कई पद और ओहदे बनाए जाते रहे। जैसे मैं कुछ पद का नाम आपको बता रहा हूँ। महतो, ये जो है गांव में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे। भंडारी, राजा के गांव में एक भंडारी का पद होता था जो राजा की खेती बाड़ी करता और कराता था और अन्न भंडार घर में रखता था। और भी थी जैसे पांडे, पोद्दार, अमीन, साहनी, बड़ाइक, बिरितिया, घटवार, इलाकादार, दिगबार, कोटबार, गोडाइत, जमादार, ओहदार, तोपची, बारकंदाज, बक्सी, चौबदार, बराहिल, चौधरी, गोंझू इत्यादि। ये सभी स्थानीय स्तर पर नागवंशी शासन के सहायक होते थे और ये अपने क्षेत्र, इलाके या गांव के प्रमुख सम्मानित व्यक्ति होते थे। स्थानीय स्तर के मामले का यही निपटारा करते थे। नागवंशी शासन का प्रमुख महाराजा होता था। उसके बाद कुंवर, लाल और ठाकुर होते थे। लाल तथा ठाकुर भी अपने खास इलाके के राजा ही कहलाते थे। ये लाल और ठाकुर राज परिवार के ही सदस्य होते थे। इन्हें एक निश्चित इलाका दे दिया जाता था। जैसे जरियागढ़ का राजा ठाकुर महेंद्र नाथ सहदेव थे, तो बड़कागढ़ के राजा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, बसारगढ़ के राजा ठाकुर योगेंद्र नाथ सहदेव। ये अपने क्षेत्र के बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी थे। नागवंशियों में मुगलों के समय सामंती ठाट का प्रवेश होने लगा। मुगलों ने यहाँ के राजा महाराजाओं पर भारी कर लगा दिया, जिसको ये शासक देने में पूर्णतः असफल रहे। अंग्रेजी राज के आने पर नागवंशियों के शासन में काफी प्रभाव पड़ा। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा छोटा नागपुर, ये झारखंड का इलाका दे दिया। छोटा नागपुर में अंग्रेजों के पांव फैलते ही अंग्रेजी शासन के नियम, कानून व्यवस्था, स्थानीय पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था तथा नागवंशी शासन व्यवस्था भी चरमराने लगी। अंग्रेजों ने जमीन पर लगान लगा दिया। उसे उगाहने के लिए जमींदार को बाहर सौंप दिया गया और जो लगान नहीं दे पाते थे वैसे राजे महाराजे जमींदार रैयतों की जमीन नीलाम कर दी जाती थी।
नीलाम की गई जमीन को खरीदकर बंगाल, बिहार आदि बाहर के लोग यहाँ की भूमि के मालिक बनने लगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। मुंडाओं के बाद आने वालों में एक नाम उरांव का आता है। ये झारखंड में आए और मुंडाओं की तरह जंगल साफ करके गांव और खेती के लिए जमीन बनाए। इनके द्वारा बसाए गए भूइंयर गांव तथा जमीन को भूइंयरी जमीन कहा जाता था। उरांव की अपनी पारंपरिक शासन व्यवस्था है जो मुंडाओं की तरह पढ़ा पंचायत कहलाती है, परंतु इसके अपने स्वरूप हैं। उरांव में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के लिए पहले पाहन होते थे जो धार्मिक और सामाजिक आदि प्रसंगों को देखता था। बाद में गांव के लिए पाहन के सहयोग के लिए महतो का पद बना। इस तरह आरंभ में पाहन और महतो गांव के अनुभवी बड़े बूढ़ों के साथ पंचों द्वारा गांव का संचालन तथा निर्णय होते थे। शासन व्यवस्था के 3 स्तर थे, जैसे ग्राम स्तर, पढ़ा दीवान स्तर, गांव स्तर। गांव स्तर पर हर गांव का एक प्रधान होता था जिसे महतो कहते हैं, और ये महतो जो है प्रमुख व्यक्ति महतो भूइंयर कुल का होता था जिन लोगों ने गांव बसाया था। और महतो के अधीन प्रशासन, न्याय, संपर्क पदधारी के कार्य होते थे। मांझी जो है आपका महतो का सहयोगी होता है। मांझी ही महतो के हर पंचायती आदेशों को गांव वालों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट पद है पाहन। धार्मिक अनुष्ठान, पर्व त्योहार, शादी विवाह के कार्य पाहन संपादित करता है। यह पाहन खूंट का होता है, जैसे महतो भूइंयर खूंट का होता है। पाहन महतो को पंचायत की बैठकों में सहयोग भी करता है। बैगा या वैद्या पाहन का सहयोगी की भूमिका में रहता है। पढ़ा राजा, बेसिकली 5, 7, 11, 21 या 22 गांवों को मिलाकर पढ़ा पंचायत बनता है, जो 3 स्तरों नीचे, बीच का और सर्वोच्च में बटा होता है। नीचे तथा बीच के फैसले का निपटारा न होने पर सर्वोच्च पढ़ा पंचायत अंतिम निर्णय देता है जिसका पालन किया जाता है। पढ़ा दीवान, सभी पढ़ा राजाओं के ऊपर पढ़ा दीवान होता है। यह सभी पढ़ा पंचायत के राजाओं के साथ समन्वय बनाए रखता है। यही पढ़ा दीवान ही सर्वोच्च पदधारी है। यह एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है। ग्राम प्रधान, हर गांव का एक प्रधान होता है जो गांव के मामलों को देखता और फैसला करता है। इसके साथ पंचों में गांव के अनुभवी बड़े बूढ़े भी सहयोग के लिए रहते हैं। उरांव पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में महिला पुरुष दोनों पंचायत में उपस्थित रहते हैं। उरांव की पारंपरिक शासन व्यवस्था में पड़ने वाले गांवों में से एक को पढ़ा राजा गांव कहा जाता है। इसी तरह एक अन्य गांव को दीवान गांव कहते हैं और तीसरे गांव को पनेरे गांव और चौथे गांव को कोटवार गांव कहते हैं और बाकी सभी बचे हुए गांवों को प्रजा गांव कहा जाता है। सरकारी पंचायतों के आने से महिलाएं भी पदों में आने लगी। उरांव समाज पारंपरिक पढ़ा पंचायत और सरकारी पंचायत दोनों का निर्वाह कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था। संथाल झारखंड के प्रमुख आदिवासियों में से एक है और ये नवीनतम जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या लगभग 24 लाख है, जो झारखंड के आदिवासियों में सबसे बड़ी संख्या है। और संथालों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था काफी प्राचीन है। अपने सामाजिक जीवन को सुरक्षित तथा सांगठनिक रूप से चलाने के लिए प्रत्येक गांव में प्रशासकीय एवं धार्मिक प्रधान होते हैं, जो इस प्रकार हैं। मांझी जो है आपका गांव का प्रधान होता है। यह गांव के आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की व्यवस्था हेतु गांव का प्रतिनिधित्व करता है और ये गांव का प्रशासनिक और न्यायिक मुखिया होता है तथा उसे लगान लेने का अधिकार होता है। नेक्स्ट पद है प्राणिक।
प्राणिक भी जो है ये गांव का प्रमुख सदस्य है। इन्हें उप मांझी का दर्जा प्राप्त है। मांझी की अनुपस्थिति में प्राणिक ही मांझी का काम देखता है। प्राणिक किसी अपराध के मामले में दंड निश्चित करता है और दंड वही माना जाता है जो प्राणिक द्वारा निश्चित किया गया हो। नेक्स्ट पद है गुड़ाहित। गुड़ाहित मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है और मांझी के कहने पर गांव में बैठकी करने के लिए ग्रामीणों को सूचित करता है। इसके अलावा गांव के पूजा पाठ में खजांची का भी काम करता है और ये चंदा भी इकट्ठा करते हैं। पर्व त्योहारों के बारे में गांव में सूचना देते हैं। गुड़ाहित को पूरे गांव की जनसंख्या तथा परिवार की जानकारी रहती है। नेक्स्ट है आपका जोग मांझी। जोग मांझी जो है ये मांझी का उप सचिव है। गांव के शादी विवाह का हिसाब किताब जोग मांझी के पास रहता है। ये युवाओं का नेता भी है। शादी विवाह में युवा लड़का लड़कियों का नेतृत्व भी करता है। शादी विवाह के विवादों में जोग मांझी निर्णय सुनाते हैं। जोग प्राणिक। जोग प्राणिक उप जोग मांझी हैं। जोग मांझी के अनुपस्थिति में जोग प्राणिक ही कार्यभार संभालता है। भगदो प्रजा। भगदो प्रजा गांव के कुछ प्रमुख सज्जन हैं जो गांव के प्रत्येक मामले में विचार विमर्श के लिए सभा में उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक टोला में एक या दो लोग भगदो प्रजा हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लासेर टेंगोई। ये जो है आपका लासेर टेंगोई संगठनात्मक प्रमुख होता है जो ग्रामीणों को बाहरी हमलों से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट पद है आपका नाइके। नाइके गांव के धार्मिक पूजा पाठ को संपन्न कराता है तथा धार्मिक अपराधों के मामले पर अपना फैसला सुनाता है। ये गांव के अंदर जितने भी देवी देवता हैं उसका पूजा पाठ करता है। नेक्स्ट पद है कुडाम नाइके। कुडाम नाइके उप नाइके हैं। गांव के बाहर जितने भी देवी देवता हैं उसका पूजा पाठ करते हैं। नेक्स्ट पद है देश मांझी या मोडे मांझी। 5 से 8 गांव के मांझियों को देश मांझी कहा जाता है। किसी मामला का फैसला मांझी अगर नहीं कर सकता है तो उस मामले का मांझी द्वारा देश मांझी के पास लाया जाता है। नेक्स्ट है आपका परगनेत। 15 से 20 गांव के बीच एक परगनेत होता है। यह गांव के मांझियों का प्रधान होता है। नेक्स्ट है आपका सुसारिया। ये सभा को सुचारू रूप से चलाता है। यह पद सभी क्षेत्रों में नहीं होता। नेक्स्ट है चौकीदार। यह मांझी के आदेश से अपराधी व्यक्ति की गिरफ्तार करता है। यह पद पारंपरिक नहीं है। नेक्स्ट है आपका दिसुम परगना। कुछ क्षेत्रों में सभी परगनेतों के ऊपर एक दिसुम परगना होता है। जब कोई मामला परगनेतों द्वारा नहीं निपटाया जाता है तो ऐसे मामले को दिसुम परगना के सभा में निपटाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। ये मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, इसके अंतर्गत तो हो जाति आते हैं। हो समाज भी मुंडाओं का ही एक तीसरी शाखा है। जहां मुंडाओं की पढ़ा पंचायत बहुत कुछ उरांव से मिलती है तो हो लोगों की स्वशासन व्यवस्था पारंपरिक रूप से आज भी बनी हुई है। और इसके अंतर्गत भी कुछ पद हैं जैसे मुंडा। ये गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है, लेकिन आजकल मुंडा जाति के लोग भी मुंडा लिखते हैं और मुंडा कहलाते हैं। हो समाज में मुंडा का पद है जो गांव के मुखिया के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है आपका डाकुआ। यह मुंडा के सामाजिक व प्रशासनिक संबंधी सूचना हो लोगों तक पहुंचाता है। एक तरह से यह संदेशवाहक का कार्य करता है। नेक्स्ट है मानकी। 15 से 20 गांव के ऊपर एक मानकी का पद होता है और मानकी की बैठक में सभी मुंडा तथा डाकुआ बैठते हैं। नेक्स्ट है आपका तहसीलदार। लगान वसूली के लिए मानकी का सहयोगी तहसीलदार होता है। नेक्स्ट है आपका दियूरी।
यह गांव का पुजारी होता है जिसे द्यूरी कहते हैं। ये बेसिकली पूजा पाठ, शादी विवाह, पर्व त्योहार में इसकी भूमिका होती है और विशेषकर धार्मिक मामलों के दंड निर्धारण में द्यूरी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी से मिलता जुलता एक अगला है यात्रा द्यूरी। यह भी जो है द्यूरी का सहयोगी होता है और गांव के देवी देवताओं की पूजा करने कराने में यह द्यूरी का साथ निभाता है। हो समाज में भी सरकारी पंचायत और पारंपरिक पंचायत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ये ढाकला साहोर शासन व्यवस्था। ढोकला सोहर, ढोकलो सोहर। खड़िया समाज भी मुंडाओं की एक शाखा है, पर इसने मुंडाओं से भाषा, संस्कृति एवं स्वशासन की अपनी विधि अपनाई है। खड़िया बेसिकली 3 प्रकार के थे, दूध खड़िया, उल्की खड़िया, पहाड़ी खड़िया। और ये ढोकला सोहर जो है इसका अर्थ एक्चुअली सभापति बताया गया है। ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को भी डोकलो सोहर कहते हैं। यही ग्राम सभा का संचालन करता है तथा आगत मामलों का निपटारा करता है। और इसके अंतर्गत कुछ पद हैं जैसे करटाहा। यह जो है अवैतनिक पद होता है यानी बिना वेतन का, परंतु समाज में उसका मान सम्मान होता है। असामाजिक कार्य करने वाले को दंड देना करटाहा का कार्य है। यह वंशानुगत नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका रेड। करटाहा से बड़ा पद रेड का होता है। नेक्स्ट है परगना का राजा। रेड से ऊपर का पद। नेक्स्ट है आपका खड़िया राजा। परगना राजा से ऊपर का पद खड़िया राजा का होता है। यह पूरे खड़िया महासभा का सर्वोच्च सभापति होता है। इसको ही खड़िया राजा कहते हैं और इसका निर्णय जो है वो अंतिम होता है। नेक्स्ट है आपका लिखाकड़। ये सचिव या मंत्री होते हैं। खड़िया राजा के ये सचिव या मंत्री होते हैं। तिंजा डकड़ या खजांची। यह जो है आपका खड़िया राजा के आय व्यय का विवरण रखता है। और नेक्स्ट पद है आपका देवान या सलाहकार। यह भी खड़िया राजा का सलाहकार होता है और खड़िया राजा लिखाकड़ और देवान की सहायता से मामलों का निपटारा करता है। और नेक्स्ट है आपका कालो या पहान। प्रत्येक दूध खड़िया और डेलकी खड़िया गांव का एक पुजारी होता है, उसे कालो या पहान कहते हैं। कालो धार्मिक कार्य करते हैं जो एक पुरोहित करता है और हर गोत्र का एक कालो या पहान होता है। यह बेसिकली वंशानुगत होता है। प्रायः बड़े खड़िया गांव के काले को पहान कहते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट जातीय पंचायत शासन व्यवस्था हम लोग देखेंगे और इससे आपका 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली ये जाति पंचायत व्यवस्था जो है सभी आदिवासी, आदिम जनजाति या सदानों की अपनी अपनी जातीय पंचायत अपने नाम से पारंपरिक रूप से होती है। वे अपनी जाति के मामलों का निपटारा जातीय पंचायत में करते हैं। अंतरजातीय मामलों का फैसला अंतरजातीय पंचायत में होता है। इसमें प्रायः सभी जाति के लोग सम्मिलित होते हैं। सदानों में अनेक पेशे के लोग हैं जो अपने पेशे के जातीय नाम से ही जाने जाते हैं। जैसे सदानों में लोहरा, कुम्हार, तूरी, बुनकर, घासी, तेली, बनिया, मलार, ठठेरा, कसेरा, केबटा, झोरा, मोची, धोबी इत्यादि। इन सभी जातियों की पारंपरिक जातीय पंचायत है। अब सरकार ग्राम पंचायत के आने से ये पारंपरिक जातीय पंचायत कमजोर हुई है। कहीं कहीं जागरूक जाति के लोग अपनी जातीय संस्थाओं द्वारा इसे जीवित रखे हुए हैं। हर एक जाति की जातीय पंचायत ग्राम स्तर से लेकर सब डिवीजन, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर बटे हुए हैं और अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग क्षेत्रीय मुखिया, प्रमुख, प्रधान आदि करते हैं। कहीं कहीं किसी किसी जाति के अध्यक्ष, महासचिव आदि ऐसे सामाजिक मामलों को देखते हैं
और अपना निर्णय देते हैं। हत्या, चोरी, डकैती जैसे आपराधिक मामले जातीय पंचायत नहीं देखती है। विशेषकर सामाजिक, जमीन जगह, वैवाहिक मामलों का समाधान जातीय पंचायत में अधिक होता है। इसमें कम समय, कम खर्च तथा आपसी संबंध बना रहता है। लेकिन यही जातीय पंचायत लोक अदालत के रूप में आजकल लोकप्रिय हो रहा है। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ क्यूरियोसिटी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू सो मच।